हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 2-3 दिन के बाद मैं डीएनए लेने आया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आप टेंशन ना लो, पिछले जितने भी डीएनए के जो भी न्यूज़पेपर के जो मेजर एडिटोरियल्स होंगे वो मैं कवर कर लूँगा सब्सिक्वेंट डीएनएज में। ठीक है, तो आज 17 डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम कुछ बता देना चाहते हैं कि जो आज का हमारा आर्टिकल है वो बेसिकली बिग फर्म्स के ऊपर है जो मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं और कहीं न कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म प्रमोट करते हैं, उसके बारे में एक है। इसके अलावा जो दिल्ली में कुछ फ्लड आया है और अर्बन फ्लड से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है और कुछ छोटे मोटे आर्टिकल्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्रोफाउंड आईएएस के कुछ इनिशिएटिव, फाउंडेशन कोर्स, 1 ईयर कंप्लीट कवरेज, आपको इसमें क्वालिटी आंसर राइटिंग मिलेगा, टेस्ट सीरीज है बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, कंप्लीट गाइडेंस है, अश्योर्ड गारंटी है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी मेंस, इसमें एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस। कल से इसमें इकोनॉमी शुरू हो रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल 2024 ये भी कोर्स हमारा चल रहा है। पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट कवरेज मिलेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, पूरा क्वालिटी आंसर राइटिंग के साथ। इन तीनों कोर्सेज का लिंक मैंने डीएनए के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसके थ्रू आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये तीनों कोर्सेज आपको प्रोफाउंड आईएएस के ऐप में मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। देखिए, इंडियाज कॉन्ग्लोमरेट्स आर गेटिंग टू बिग फॉर कंफर्ट। अब देखिए क्या बात है, इस आर्टिकल को जरा समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्ग्लोमरेट्स किसको कहते हैं? जब छोटे मोटे इंडस्ट्रीज मिल जाते हैं तो उनको कॉन्ग्लोमरेट्स कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। या फिर छोटे मोटे इंडस्ट्री या कोई इंडस्ट्री धीमे धीमे बड़ा हो जाए तो आप जो है वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल फर्म बन जाता है, तो उसे हम लोग कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। चलिए जरा बात करना चाहते हैं कि एडिटोरियल क्या कह रहा है आपको। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च आपने सुना होगा, इसने अभी रिसेंटली अदानी ग्रुप के बारे में कुछ जो है रेवोल्यूशंस किए थे, जिसके वजह से सडन क्रैश आ गया था शेयर मार्केट में अदानी ग्रुप के फर्म्स को लेकर। ठीक है, इवन दो हिंडनबर्ग रिसर्च ने रेवोल्यूशन किया, डिस्क्लोजर किया कि अदानी ग्रुप जो है वो डेट लेडन कंपनी है, इसके बावजूद अदानी ग्रुप जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर को परसुएड कर पाई। और इतना ही नहीं सर जी, उसने कहीं ना कहीं जो है और भी पैसा उठा लिया। समझ में आ गया? आप ये समझ लीजिए। ठीक है, इसमें बोला ये जानते हुए कि ये ओवर डिपेंडेंट ऑन डेट है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अभी रिलायंस इंडियन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने डीमर्जर किया है अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को। समझ में आ गया? और ये दिखा रहा है कि इसका एक डोमिनेंस प्रेजेंस है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज पर। ये कहानी तो मैंने आपको 2 बड़े बिग फर्म्स के बारे में बताया है। इसके अलावा भी कई सारे बिग फर्म्स हैं, जैसे कि टाटा है, आदित्य बिरला है। दीज आर वेरी बिग फर्म्स। ठीक है, अच्छा, ये एडिटोरियल इन्हीं बिग फर्म्स के ऊपर है कि ये बड़ी बिग फर्म्स जो हैं इंडिया में थ्राइव कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर थ्राइव कर रहा है। जरा गौर करिएगा कि इन्होंने कहा कि जो बड़ी फर्म्स में तो सब कुछ सही लग रहा है, कि दीज बिग बिजनेसेस आर रियली थ्राइविंग, ये ग्रोथ भी कर रहा है, इवन इनके बारे में कुछ गलत भी न्यूज़ होता है तब भी ये ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये सेम इज नॉट ट्रू विथ स्मॉल एंड मीडियम स्केल फर्म्स। कह रहे भैया इनकी हालत बहुत खराब है, कोविड-19 ने तो इनकी हालत और खराब कर दी है। इसके बारे में आपको इस बात से पता चलेगा कि शेयर ऑफ एसेट्स इन द नॉन फाइनेंशियल सेक्टर ओन्ड बाय बिग 5 बिजनेसेस, समझ में आ गया? आप ये 1991 में वो 10% था। शेयर ऑफ नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में बिग फर्म्स का जो शेयर था वो 10% था 1991 में। 2021 में ये 18% हो गया है सर। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ये टॉप के 5 फर्म्स की सिचुएशन है कि इनका जो है शेयर ऑफ नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में, इनका जो टॉप के जो 5 बिजनेस हैं उनका शेयर जो है वो 10% से 18% हो गया, यानी ये बड़े हो रहे हैं। वहीं पर अगर आप बात करें जो छोटे छोटे उनके जस्ट 5 वाले जो फर्म्स, जस्ट उनके 5 के नीचे, यानी टॉप 5 को के नीचे भी 5 होंगे, तो अगर इनके तो ये तो 10% से 18% ग्रो किए हैं, लेकिन यहीं पर उसके जस्ट नीचे वाले 5 फर्म्स हैं वो 18% से 9% पर आ गए हैं। तो यानी कि इनका जो प्रेजेंस है मार्केट में वो जस्ट आधा हो गया है। इसका मतलब कि बड़े फर्म्स बड़े होते जा रहे हैं
और छोटे फर्म्स की हालत खराब होती जा रही है, समझ में आ रहा। और ये दिस इज दी रियल सिचुएशन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट और इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, और आप बोल सकते हैं कि इंडियन फर्म्स के बारे में ये आपको एक रियल टाइम इमेज दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि देयर इज द डेंजर ऑफ सच अ रैपिड राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन हैव बीन फ्लैग्ड। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखने को मिला है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, ये नहीं कि डिस्पर्सन है कि कई सारे इंडस्ट्रीज अलग अलग तरीके से डिस्पर्स किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, या अक्रॉस द सेक्टर ग्रोथ देखने को मिला, ये नहीं है। टॉप 5 इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, बड़ी हो रही हैं, समझ में आ गया। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, कुछ ही फॉर्म्स बहुत बड़े हैं, बाकी फॉर्म्स की उतनी हालत खराब मतलब अच्छी नहीं है। अब आप बोलेंगे अच्छी बात, फॉर्म्स बड़ी होने दो, कोई बड़ी बात कोई बात नहीं, जितने बड़े फॉर्म्स होंगे उतना ही इकोनॉमी और स्केल आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है सर, जितने फॉर्म्स बड़े होते चले जाते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। वो जो होते हैं ना प्रॉफिट इन्फ्लेशन और प्रॉफिटियरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मोनोपोली करने लग जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। वो कॉस्ट एंड प्राइजेस के साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वो उनके पास जो एसेट हैं इनकम इनइक्वालिटीज़ क्रिएट कर देते हैं वो, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको भी इफेक्ट करते हैं। अब इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि हाउ दे इन्फ्लुएंस द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, हाउ दे लीड टू प्रॉफिटियरिंग, समझ में आ रहा है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग सिविल सोसाइटी के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी इम्पैक्ट करते हैं। जितने बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इलेक्शन में फंडिंग करते हैं, ठीक है। इलेक्शन में किसी पार्टी को फंड कर दिया, बिल्कुल हैवी फंड, और वो पार्टी जीत गई। अब वो पार्टी जब पावर में आएगी तो वो क्या करेगी, उन फर्म्स के एक्सेंट्रिक पॉलिसीज बनाएगी। इसे हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। देयर इज अ नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल क्लास एंड द बिजनेस क्लास, समझ में आ रहा है। वो देखने को आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और उन अदर इंडस्ट्रीज़ को जो है फलने फूलने का मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा हम और अब बताएं कि ये दीज टेंडेंसीज आर नॉट स्टॉल्ड बाय कंपटीशन इन द मार्केट। इतने जो बड़े बड़े होते हैं ना फर्म्स जो होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं कंपटीशन को इम्पैक्ट करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, स्टेट भी जो है इनकी मदद करने लग जाता है इन बड़े फर्म्स को, ये ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने बोला है क्या कि जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने बोला है क्या कि ये बड़े फर्म्स फ्लरिश ही क्यों हुए, ये बड़े फर्म्स इतने बड़े कैसे होते जा रहे हैं दिन पे दिन। उनके इन्होंने 3 रीजंस बताए हैं, ठीक है। मैंने तो आपको बताया कि जैसे किस तरीके से एंटी प्रॉफिटियरिंग होने लग जाता है, बड़े फर्म्स प्राइजेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। और बड़े फर्म्स जो होते हैं वो अपने तरीके से मार्केट को ड्राइव करने जाते हैं, मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं। इतने ही नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इन बड़े फर्म्स को जो है बड़े फर्म्स को हेल्प करती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है बड़े फर्म्स को लेकर। अब सवाल उठता है कि जो बड़ी बिजनेसेस हैं ये बने कैसे इतने बड़े, क्या हुआ, स्टेट ने कैसे इनको सपोर्ट किया। तो इनके 3 रीजन इस आर्टिकल में बताया। पहला रीजन इन्होंने ये बताया कि न्यू लिबरलिज्म। देखिए आपको पता है कि 1991 के बाद जो है हमारी पॉलिसी एलपीजी की पॉलिसी हो गई, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमारे जो इकोनॉमी है वो लिबरल हो गया, लाइसेंसिंग हटा दिया गया, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि जिस न्यू लिबरल पॉलिसी, अब लिबरलिज्म आ गया, न्यू लिबरल पॉलिसीज आ गई। इसके तहत होता है कि बिजनेस ओपन होना चाहिए, ठीक है, फुल कंपटीशन होना चाहिए। एट द सेम टाइम स्टेट उसमें एक्टिवली रेगुलेट ना करे, फैसिलिटेट करे बिजनेस में। जैसे कहते हैं ना कि स्टेट शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर नॉट एज अ रेगुलेटर। तो जब स्टेट फैसिलिटेटर की तरह काम करने लग जाता है तो ये जो बड़ी बड़ी बिजनेस होती है ना वो और ग्रो करने लग जाती हैं। देखो यहाँ पर रोल ऑफ द स्टेट इज नॉट टू रेगुलेट प्राइवेट कैपिटल बट टू फैसिलिटेट द ग्रोथ बाय मींस ऑफ ऑल अराउंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इससे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी जो फॉर्म्स होती हैं और बड़ी होती चली जाती हैं। दैट वुड बी फॉस्टर्ड बाय द लिबरलाइज्ड रिजीम विल काउंटर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर स्टेट फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा तो कहीं ना कहीं जो है फॉर्म्स बड़ी होंगी लेकिन एक तरह से काउंटर मतलब कि मोनोपोली भी क्रिएट कर देता है, मतलब काउंटर कॉन्सेंट्रेशन की तरह भी कई बार एक्ट करता है। एक्चुअली में क्या है मैं आपको समझाता हूँ। स्टेट जब आपका मान लीजिए स्टेट ने आपको एज अ फैसिलिटेट किया तो उसमें होता है कि कई सारी बिजनेस फॉर्म्स आएंगी। जब स्टेट एज अ फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगा, तू भी आ जा, वो भी आ जा, ये भी आ जा, सब कोई आ जाए, तो इससे क्या होगा कि कंपटीशन रहेगा तो वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, ऐसा माना जाता है।
ठीक है, ऐसा माना जाता है कि स्टेट फैसिलिटेट करने लगेगा तो ऐसा मोनोपोली क्रिएट नहीं करेगा, अगर नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में देखा कि टेलीकम्युनिकेशन और सिविल एविएशन में बहुत सारे सेक्टर्स थे, आपको याद हो, आइडिया था, वोडाफोन था, टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग थे, सिविल एविएशन में भी कई सारे लोग हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ, क्या होता है इसमें, कई सारे नए प्लेयर्स आते हैं जिसकी वजह से चर्निंग होता है, कंपटीशन होता है, धीमे धीमे जो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो इस कंपटीशन में सर्वाइव नहीं करते वो बाहर निकल जाते हैं, और एक बड़ा फर्म आता है वो पूरा सेक्टर को हाईजैक कर ले जाता है। यही हुआ जियो के केस में, समझ में आ रहा है। इससे क्या होता है कि फिर पूरी तरीके से चर्निंग होने की वजह से क्या होता है कि जो छोटे छोटे फर्म्स होते हैं दे विल बी लूजर इन दैट कंपटीशन, और धीमे धीमे क्या होता है वो मोनोपोलाइजेशन को मतलब मोनोपोली की तरफ चला जाता है। अब देखो स्टेट तो रोक नहीं पाएगा क्योंकि स्टेट तो फैसिलिटेटर की तरह है, और जो छोटे छोटे हैं फर्म्स वो कंपटीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाए, तो कोई एक बड़ा फर्म आया उसने पूरे सेक्टर को हाईजैक कर लिया। अब स्टेट कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि स्टेट तो फैसिलिटेटर की तरह कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये मानता है स्टेट कि मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, पर होता नहीं है, होता इसका उल्टा है, वो और मोनोपोली और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की तरफ चला जाता है। तो न्यू लिबरलिज्म भी एक तरह का कारण है जिसकी वजह से ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होता है। दूसरा इन्होंने बोला है कि स्टेट मस्ट हेल्प स्ट्रेंथन डोमेस्टिक बिग बिजनेसेस टू नॉट जस्ट होल्ड ओन अगेंस्ट जाइंट ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स बट टू स्टेप बियॉन्ड इंडियन शोर्स। एक क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है कि इन जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस होती हैं इनको और पैसा देती हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं कि भाई ऐसा है, तू केवल कंट्री में प्रेजेंस मत दिखा, तू ग्लोबल अक्रॉस द मार्केट दिखा, ताकि मेरा सामान भी एक्सपोर्ट हो, फॉरेन कैपिटल भी आए, फॉरेन करेंसी वगैरह भी इंडिया में आए, समझ में आ रहा है। तो अब जब तुम अपनी सब्सिडीज़ वगैरह देने लग जाओगे तो वो छोटे छोटे फर्म्स क्या होता है ना, फिर वो जो फर्म जो ऑलरेडी बहुत मजबूत था वो और बड़ा होता चला जाता है, उसके कई कंट्रीज ऑफशोर्स में भी कई फर्म्स हो जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो फर्म वो और बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। थर्ड है रिफ्यूजल टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स। अभी क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए कोई बड़ा फर्म है, उसने क्या किया, उसके पास बहुत पैसा है, अभी क्या है कि स्टेट के इलेक्शंस में कोई भी बिजनेस ग्रुप क्या कर सकता है, वो फंडिंग कर सकता है। अभी स्टेट फंडिंग का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, कोई भी फंडिंग कर सकता है। तो अभी मान लो कि मेरा बिजनेस है बहुत बड़ा है, तो मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर दिया इलेक्शन में, वो जीत गया, अब उसको पता है कि मैंने फंड किया उस पॉलिटिकल पार्टी को, तो अब वो मेरे सेंट्रिक पॉलिसी बनाएगा, तो वो पॉलिसीज़ मुझे ग्रो करने में मेरी मदद करेगा, तो मैं धीमे धीमे बड़ा हो जाऊंगा। तो इसी तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सर जी इंडस्ट्रीज़ बड़ा हो, इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है, पर वो इतना बड़ा ना हो जाए ना सर जी कि उसकी वजह से कंपटीशन हैम्पर होने लग जाए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि अक्रॉस द सेक्टर में चाहे बड़े फर्म्स जो ग्रो कर रही हों, छोटे फर्म्स भी ग्रो करें, ताकि जो इंक्लूसिव ग्रोथ हो वो दिखाई दे। अदरवाइज वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी होता रहेगा, ठीक है, और इंक्लूसिव ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगा। यही ये आर्टिकल बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश क्या कह रहे हैं ये, व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस आर्टिकल। पॉइंट टू बी नोटेड, देखो अपने को क्या पता चल रहा है कि जो बिग बिजनेसेस होते हैं या बिग फर्म्स होते हैं, ठीक है, वो इंडिया में जो है वो कैसे वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये हमें मालूम चला, वो थ्राइव कर रहा है, समझ में। जैसे कि आप देखो अदानी ग्रुप, ठीक है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जैसे कि टाटा, जैसे कि बिरला। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, वो एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये एक समझ में अपने को आ रहा है। तो हमने देखा कि भाई ये जो फॉर्म्स ग्रो कर रहे हैं इनके कारण क्या हैं, तो इनके रीजंस क्या हैं, तो इनके 3 रीजंस हैं हमने देखे। पहला रीज़न हमने क्या देखा भाई, क्रोनी कैपिटलिज्म। इसमें क्या होता है, तो पॉलिटिक्स में फंडिंग होती है बाय दीज बिजनेस पर्सन्स, और बाद में ये पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ये पॉलिसी हेल्प करता है इन बिजनेसेस को ग्रो करने में। दूसरा न्यू लिबरल ऑर्डर है, ऑर्डर में स्टेट एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, इन फर्म्स के लिए।
ताकि वो ग्रो हो सके। और तीसरा क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसमें इन फर्म्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑफशोर प्रेजेंस भी दिखाएं, इससे भी सब्सिडी वगैरह मिलता है जिससे ग्रो करते हैं। तो ग्रो करने में क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, तो इश्यूज़ यही है सर कि दे मूव टुवर्ड्स प्रॉफिटियरिंग, ठीक है। अल्टीमेटली कंज्यूमर को जो 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 कमोडिटी होता है वो एक्सपेंसिव होता है, उसके लिए एक्सपेंसिव बन जाता है, इन्फ्लेशन बन जाता है, इन्फ्लेटरी हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। आप बात समझ रहे हैं सर, है ना, ये चीज़ें दिक्कत हो जाती हैं। तो अभी क्या है अपने पास, इसको रोकना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि इन इंडिया व्हाई ओनली बिग फर्म्स आर थ्राइविंग, ठीक है। what are the issues with small and medium firms, ठीक है। illustrate with example, explain with example, ठीक है, explain with examples। 250 words, 15 मार्क्स, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े। चलिए अब है समथिंग स्पेशल, इंडियाज रिलेशनशिप विथ फ्रांस इज यूनिक एंड मल्टी डायमेंशनल। देखो भैया एक बात समझो, फ्रांस जो है एक यूरोपियन कंट्री है और एक एडवांस कंट्री है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फ्रांस की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो बहुत स्ट्रांग है, और इंडिया जो डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस मशीनरीज वगैरह जो इंपोर्ट करता है वो फ्रांस एक लीडिंग एक्सपोर्टर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा सर। तो कहीं ना कहीं इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस के आइटम्स को वो बेचेगा, चाहे वो वेपन हो, चाहे वो लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स हों, चाहे यूएवीज हों, कुछ भी हो। तो डिफेंस के या एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव, इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बस समझ में आया। अभी पता चला है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो फ्रांस में 2 दिन के विजिट के लिए गए थे, और हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 25 ईयर्स ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे क्वेश्चन इस बार मेंस में आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि जो बैस्टविले डे पैरेड, ये जहाँ पे जो पैरेड हुआ था, आपको बता दूं कि ये एक तरह का फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, वैसे ही उनके लिए बैस्टिले डे पैरेड है वो माना जाता है। उसमें चीफ गेस्ट की तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, 25 ईयर हॉरिजॉन 2014-7 को लेकर जो है 25 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया 2 कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप को लेकर। इसमें कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन ट्रांजिशन, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज की बात की गई है। मतलब 25 साल का रोड मैप बनाया गया 2047 तक इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बात बता दूं कि इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की इनिशिएटिव की शुरुआत की थी 2015 में। ये भी 2 कंट्रीज़ के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है और कितने सीरियस है दोनों क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये भी बताता है। इंडो पैसिफिक रीजन में भी 2 कंट्रीज़ ने कोलैबोरेट करने की बात करी है। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड की मदद से दोनों कंट्रीज़ जो हैं आपस में मिलिट्री एंड नेवल एक्सचेंजेस किए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 24/6 मोर राफेल फाइटर जेट जो है हम लोगों ने उनसे ख़रीदा है। स्कॉर्पियन सबमरीन जो है कंटिन्यूएशन ऑफ द परचेज ऑफ 2008, यानी कि हमने स्कॉर्पियन सबमरीन भी उनसे ख़रीदा है, ठीक है। तो फ्रांस के हो गए बल्ले बल्ले, क्यों? क्योंकि भैया उनका सामान बिका और हमने ख़रीदा, हमारे हो गए पैसे खर्च, ठीक। इसके अलावा अब क्या हो गया भाई,
इन दी ब्रॉडर पिक्चर की अगर हम लोग बात करी जाए तो फ्रांस जो है वो हमेशा इंडिया के साथ जो है टूट फर्स्ट रहा है अपनी रिलेशनशिप को लेकर। ये बात आप ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग ध्यान दें तो 1974 और 1998 इन दोनों में हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। दोनों ही में वेस्ट ने हमारे पर सैंक्शन लगाया, लेकिन इस सैंक्शन को फ्रांस ने ज्वाइन नहीं किया। समझ में आ गया? उसे पता था भाई कि अगर फ्रांस ज्वाइन कर लेगा तो उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ कौन खरीदेगा और डिफेंस आइटम्स कौन लेगा? हम ही लेंगे। समझ रहे हो बात होगी नहीं? तो कहा कि भैया काहे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इन्होंने अपने कभी सैंक्शन नहीं लगाया। मैं आपको थोड़ा सा याद करने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं है आपको। दो कंट्रीज जो 1974 1998 में हम इन दोनों टाइम में हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। जितने भी वेस्ट कंट्रीज थे उन्होंने हम पर सैंक्शन लगाया, पर फ्रांस ने नहीं लगाया। ये दिखाता है कि हमारा और फ्रांस के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप है। इसके अलावा यूरेनियम सप्लाई टू द तारापुर रिएक्टर्स जो है वो भी फ्रांस ही करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी जो मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है उसको लेकर इंडिया के अगेंस्ट जो है उसको क्रिटिसाइज़ करने की बात हुई है, उस पर भी फ्रांस थोड़ा सा अपने को अलग किया है और हम गए भी हैं उन कंट्री में और बड़ा ज़ोरदार स्वागत भी किया गया हमारा। समझ में आ रहा है आपको? और इस टाइप का कोई भी चीज़ जो है इंडिया और फ्रांस के जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें नहीं आया। समझ में आया? तो दोनों कंट्री एक दूसरे के इश्यूज़ को मल्टीलैटरली नहीं बायलैटरली देखते हैं, दो कंट्रीज़ आपस में। और अच्छा है दो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के रिलेशनशिप को बायलैटरली देखें तो उससे क्या होता है कि रिलेशनशिप सही रहता है। अगर मल्टीलैटरल फैक्टर्स हो जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है दो कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो ये इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप में आपको ये सारी बातें लिखने को मिल सकता है। अच्छा, फ्लड फ्लूड की क्या बात है? देखिए आपको बता दूं मैं कि नॉर्थ इंडिया में थोड़ी देर अगर हम लोग 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई की बात करें तो काफ़ी बारिश हुई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि चूँकि वो फ्रेजाइल है और वो हिली एरिया है तो उस पर लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, जिससे फ्लड काफ़ी डिवास्टेटिंग हो जाता है। ठीक है, लैंडस्लाइड ये सब देखने को मिला हमें हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, इन सब जगह पर हमें देखने को मिला। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लेकुनाज हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे उसके वीकनेसेस को दिखाता है और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को दिखा रहा है कि किस टाइप से ये जो फ्लड्स हैं ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, जो नई चीज़ आज सामने देखने को मिला वो है दिल्ली का फ्लड। दिल्ली में नॉर्मली फ्लड इतना तगड़ा नहीं आता जितना इस बार हमें देखने को मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि जो आपका ये जो रेड फोर्ट वाला एरिया है ना, उन सब एरियाज़ में कई सारे गेट है जिस पर पानी चला गया था इस बार, है ना, पूरा एकदम इनंडेटेड था। अच्छा, ये क्यों हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बता दूं कि दिल्ली जो है उससे यमुना निकलती है और कई सारे कंस्ट्रक्शन जो है ना यमुना फ्लड प्लेन में कर दिया गया है, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने। जैसे कई सारे मेट्रो प्रोजेक्ट हैं, वो जो है आपके मेट्रो स्टेशन जो हैं वो फ्लड प्लेन में बना दिए गए हैं। ठीक है, ब्रिजेस वगैरह बना दिए गए हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह बना दिए गए, रोडवेज प्रोजेक्ट जो है वो फ्लड प्लेन से बना दिए गए हैं। तो इतना कंस्ट्रक्शन अगर आप फ्लड प्लेन में कर देंगे ना तो फिर आप मतलब रेडी रहिए, बी रेडी फॉर द इनंडेशन। ठीक है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इनंडेशन, यू विल हैव टू फेस द रैथ ऑफ द नेचर। मैंने कहा ना आपको, अगर आपने नेचर के साथ छेड़खानी करी तो नेचर आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात आप समझ लीजिए। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि हम लोग मिडिल ऑफ द मानसून में आ गए हैं, हमारे ड्रेन्स क्लियर होने चाहिए, ड्रेन्स की सफाई हो जानी चाहिए, ड्रेजिंग वगैरह करवा देना चाहिए था, वो सब कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ। बारिश हुई, यमुना का लेवल बढ़ा और सरजी उसके चक्कर में, और ये जो कंस्ट्रक्शन है उसने इस चीज़ को और बढ़ावा दिया, जिसके वजह से आपको चेन्नई, मुंबई में फ्लड, बेंगलुरु में फ्लड देखने को मिलता है, दिल्ली में भी इस बार भयंकर फ्लड देखने को मिला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगला, गवर्नमेंट सेट्स अप न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल एनएसओ डेटा। देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन करके है एनएसओ। ठीक है, तो इससे क्या किया है कि इसके लिए एक ये जो डेटा निकालती है कुछ भी, ये डेटा पहले नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो था, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑफिस जो है ये पहले किसी और नाम से जाना जाता। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि किस नाम से पहले जाना जाता था। ये जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है पहले किस नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली कई सारे डेटाज निकालती है एनएसओ। ठीक है, कई सारे आपको डेटा वगैरह निकालती है
और इस डेटा को रिव्यू करने का काम जो था वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स करती थी। ठीक, अब इसका टाइम पूरा हो गया है तो एक नई कमेटी बना दी गई है जिसे स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, एक नई कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसको SCOC बोलते हैं। ठीक, पहले क्या नाम था? स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, अब बना दिया गया स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स SCOC। अब इसको कहा है कि भाई तुम्हें हम थोड़ा सा मैंडेट दे रहे हैं, जो भी डेटा आता है ज़रा इसको ठीक से देखो, अगर डेटा में कुछ चीज़ें और अमेंडमेंट करनी है तो कर लो, उसके बाद ये डेटा निकालो। समझ में? तो सिस्टम ओवरऑल चल रहा है NSO ऑफिस में। इस बार आपको इकोनॉमिक सर्वे में बढ़िया सा डेटा देखने को मिलेगा, बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत एग्जॉस्टिव। ये हमारे लिए सही है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। कुछ लोग कहेंगे कि क्या एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो सिलेबस बढ़ा दिया आपने। अच्छा, पैनल वांट्स अ कूनो चीता टू अंडरगो मेडिकल रिव्यू। अभी हुआ क्या है, पहले 2 चीता मर गए थे, अब फिर 2 चीता मर गए। देखिए कूनो है मध्य प्रदेश में। ठीक, अब हमारे यहाँ चीता मतलब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया था, तो हमने क्या किया, नैरोबी से कुछ चीता मंगाया और कुछ चीता हम लोगों ने क्या मंगाया, कहाँ से मंगाया, साउथ अफ्रीका से। अब पिछली बार 2 चीता मर गया था, अभी फिर 2 चीता मर गया है। अब उसमें क्या हुआ है कि कुछ इन्फेक्शन पाया गया है, तो उसके ऊपर कॉलर में एक रहता है, उस पर इन्फेक्शन के कुछ ड्रॉपलेट्स पाए गए हैं। ठीक है, तो वही बोला है कि अभी सभी चीता का हम लोग थोड़ा सा जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कोई और ना मर जाए, क्योंकि भैया चीता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये री इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कूनो नेशनल पार्क में क्यों किया गया री इंट्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? क्या इतना सारा जो आपका चीता है एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क में री इंट्रोडक्शन कराना सही है कि इसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए? करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए, ये सारी बातें आप बताइए। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि कूनो नेशनल पार्क जो है ये एक सवाना टाइप इसमें फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि चीता के लिए हैबिटेट बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये बात आने की। ऐसा नेशनल पार्क आपको और कहाँ दिखता है, वो आप कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, मॉस्क ट्रस्ट मूव्स हाई कोर्ट आफ्टर कलेक्टर बैन्स एंट्री। देखिए जलगांव में एक जुम्मा मस्जिद करके एक जगह है। ठीक है, जुम्मा मस्जिद है। ठीक, जुम्मा मस्जिद, जामा नहीं, जुम्मा मस्जिद। अब इसमें क्या हुआ है सर कि इस मस्जिद में कुछ लोगों का ये क्लेम है कि इसका स्ट्रक्चर टेम्पल की तरह लग रहा है। समझ रहे हो बातों की नहीं? अब आपको पता है कि कुछ लोगों ने अगर क्लेम कर दिया कि इसका स्ट्रक्चर टेम्पल की तरह है, तो अब भाई 2 कम्युनिटी के बीच में टसल आने के चांसेस हो सकते हैं। तो वहाँ के कलेक्टर ने बैन कर दिया कि भाई ऐसा है, कुछ ही लोग जाएंगे और मस्जिद में नमाज वमाज पढ़ेंगे, वरना इसकी चाबी नॉर्मली बंद रहेगी। ठीक है, ताकि इसमें कोई घटना न घट जाए। 144 लगा दिया गया है। इस कलेक्टर ने जो ये बैन करी एंट्री को, इसके अगेंस्ट मॉस्क ट्रस्ट वाले जो है हाई कोर्ट चले गए। यही ये आर्टिकल है। ठीक है, अच्छा, वुमेन स्टिल माइनॉरिटी इन IITs बहुत कम। मैं तो इस बात को बहुत ढंग से मानता हूँ कि IITs में लड़कियों की काफ़ी कमी है। समझ में आ गया है ना? 5% और 12% वुमेन पॉपुलेशन है कैंपसेस में IIT के। समझ में आया? ये भी दिखाता है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में काफ़ी कम है। ठीक है, इसे बढ़ाना चाहिए, ये बात है ना कि। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जंजीबार इन तंजानिया, ठीक है, वहाँ पर IIT का एक कैंपस खुला है और एक कैंपस जो है एक गल्फ़ कंट्री में खुला है। आप मुझे बताना कि एक गल्फ़ कंट्री की किस जगह पर ये खुला है। ठीक है, लाइटिंग नॉट अ नेचुरल डिजास्टर से सेंटर। अब देखिए सेंटर ने कहा है कि ऐसा है कि लाइटिंग के वजह से काफ़ी लोग मारे जाते हैं, और हम भाई साहब आपको 3-4-5 घंटे पहले ही वार्निंग देते हैं, इनफैक्ट 2-3 दिन पहले ही वार्निंग देते हैं कि लाइटिंग आने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, लाइटनिंग आने वाला है। जब हम आपको बता देते हैं पहले, तो अब इसको स्टेट डिज़ास्टर में डालने की क्या ज़रूरत है? तो इसीलिए ये एक डिज़ास्टर नहीं है, समझ में, कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है। इसीलिए चूँकि ये नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, तो अगर किसी की मृत्यु होती है तो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड से आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये बात है। तो सेंटर ने कह दिया है कि एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, इसीलिए आपको SDRF के थ्रू पैसा नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए, SDRF में 75% पैसा सेंटर और 25% स्टेट देती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अजीब सी बात है यार, अगर डेथ हुआ है तो ये डिज़ास्टर कैसे नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम पहले बता देते हैं, अब आपकी गलती, आप क्यों बाहर निकले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 3 मेजर एडिटोरियल्स एंड सेवरल आर्टिकल्स। बहुत एग्जॉस्टिवली हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, फालतू बातें नहीं। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमारा एडिटोरियल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एडिटोरियल है। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, क्योंकि यही एक मेरे मोटिवेशन का जरिया है।
ठीक है। अगर आपने 1 साल ये एडिटोरियल देख लिया तो समझ लीजिए कि आपके मेंस की प्रेपरेशन हो गई, लेकिन आपको लिखना भी होगा साथ में। और जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप क्या करिए, लिखते भी रहिए साथ साथ। तो एक आपकी डीएनए की अपनी सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें इस वीडियो को, और अगर आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, धन्यवाद।